आज़म सरदार तनवीर इलियास कश्मीर असम्बली इजलास के दौरान रो पड़े। कैसे मुल्क है हम, कैसे इंसान है हम, कौन सी नस्ल है हम, कौन सी इंसानियत है, मुझे बताएं। ये जो बैठे हुए यहाँ पे, ये अपने आप को हार्वर्ड के पढ़े हुए, ये कहाँ थे? ये इतने साल हुकूमतें करते रहे, इन्होंने इंसानियत इनको याद नहीं आई। हम अगर बोलते नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि हमें कुछ नहीं पता। जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है, उसके प्राइम मिनिस्टर सरदार तनवीर साहब ने कल अपनी बजट स्पीच में रो पड़े हैं और बोला है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रही, हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा। इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो आईटी की, वो सऊदीया की ऑयल एक्सपोर्ट से बढ़ चुकी है और वो मतलब उसने बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो किया एंड देयर द रीजंस बिहाइंड इट। उनको उनका हक क्यों नहीं दे पा रहे? और हम बात करते हैं दूसरे कश्मीर जो कि इंडिया के पास है। इंडिया में तो हम देख रहे थे वहां पे यूनिकॉर्न जिन्हें आप कहते हैं, $1 अरब का ऑर्डर मैं देख रहा था रिसेंटली, कोई $332 बिलियन इन टर्म्स ऑफ यूनिकॉर्न इन्वेस्टमेंट आई है। नहीं, लेकिन मुझे ये आप बताओ ना कि भंग से पतलूने बनाने का तरीका ये निकाल रहे हैं कि भंग के पत्तों से हम पतलूने कैसे बनाएंगे ताकि पहन के भी नशा चढ़े थोड़ा। और मेरे ख्याल है दुनिया की 3rd लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है इन टर्म्स ऑफ यूनिकॉर्न। कल को अगर हम ब्लेम करेंगे कश्मीरी हमारे साथ नहीं मिल नहीं रहे, जो हमारे पास कश्मीर है उसका कंपैरिजन किया जाए जो इंडिया के पास कश्मीर है उसके साथ, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के नेताओं ने अब रोना शुरू कर दिया है और वो मोदी जी के आगे गुहार लगाते हुए दिख रहे हैं कि हम भी भारत के साथ आना चाहते हैं। पीओके के फर्जी पीएम सरदार तनवीर इलियास पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की तरफ से फंड ना दिए जाने पर रो पड़े और उन्होंने रो रो कर अपना दुख बयान किया। दरअसल पाकिस्तान पीओके के साथ सौतेले जैसा व्यवहार कर रहा है, इसीलिए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से समय समय भारत में शामिल होने की आवाजें उठती रहती हैं। पाकिस्तान कश्मीर पर झूठा प्रोपेगेंडा करता है और उससे पीओके संभाला नहीं जा रहा। पीओके को इस समय आर्थिक सहायता की जरूरत है क्योंकि पाकिस्तान खुद कंगाल है, इसीलिए वह पीओके को आर्थिक सहायता नहीं दे सकता और ना ही देने का इरादा है। इसीलिए पीओके की लीडरशिप अब भारत से उम्मीदें लगाई बैठी है। एज ए पाकिस्तानी मेरे लिए बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है, दिल दहला देने वाली बात है। टॉपिक ये है कि जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है, उसके प्राइम मिनिस्टर सरदार तनवीर साहब ने कल अपनी बजट स्पीच में रो पड़े हैं और बोला है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रही, हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा, हमें वो बजट में हिस्सा नहीं दिया जा रहा। खास तौर पे हेल्थ सेक्टर की उन्होंने बात की कि बहुत बुरी तरह निगलेक्ट किया जा रहा है। उन्होंने साथ ये भी कहा कि हम अगर चुप हैं, हम अगर खामोश हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हमें कुछ पता नहीं। जो हमारे पास कश्मीर है, पाकिस्तान के पास कश्मीर है, उसके लोगों को इंसाफ मुहैया क्यों नहीं कर पा रहे, उनको उनका हक क्यों नहीं दे पा रहे। और हम बात करते हैं दूसरे कश्मीर जो कि इंडिया के पास है, उस कश्मीर की बात करते हैं वो भी हमारा होना चाहिए। तो इस तरह हेल्थ जो फैसिलिटी है वो उनकी होनी चाहिए, उसमें बजट एजुकेशन का, हेल्थ का। हमारी बेसिक नीड क्या है? हेल्थ, एजुकेशन। ठीक है, तो ना हेल्थ है ना एजुकेशन है, पाकिस्तान में नहीं है, तो कश्मीर को ये कैसे फैसिलिटेट करेंगे? तो हम तो बात करते हैं कि हम इंडिया के पास जो कश्मीर है वो भी हम ले लेंगे। हम तो ये इधर लोगों को अपनों को गोली देते हैं या नारे लगाते हैं कि वो भी हम अपना जो है उस पर भी कब्जा कर लेंगे। तो बात ये है कि अगर हम ये वाले कश्मीर को नहीं अपना पूरे अच्छे तरीके से चला पा रहे, उसे कैसे चलाएंगे? यार असल में यही तो प्लानिंग है सबसे पहले। ठीक है कि हमें यही नहीं पता कि हमने करना क्या है। ठीक है, एक पार्टी आती है वो कश्मीर का नारा लगाती है, दूसरी आती है वो कहती है ये नहीं, ये होना चाहिए। ठीक है, इसको कैसे मतलब मैनेज करें, कैसे लेके चलेंगे, ये इनको खुद देखना चाहिए। ठीक है, और उससे सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे जिस वक्त हम ये चीज़ मतलब देख रहे हैं, बार बार यही नारा लगाते हैं। ठीक है, और अगर सदर वजीर आजम साहब कश्मीर के रो पड़े हैं, वो अपने राइट्स पे रो रहे हैं। ठीक है, सच्चा रो रहे हैं। कल को अगर हम ब्लेम करेंगे कश्मीरी हमारे साथ नहीं मिल नहीं रहे या हमारे साथ तावन नहीं कर रहे, तो फिर वो गलत बात नहीं होगी। तो भाई वो कैसे आएंगे जब आप उनके राइट्स ही नहीं दे रहे, अभी नहीं आप उनको दे रहे, तो कल को वो फिर आपके साथ आके इन चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे? यही ज़रूरत है ना एक कौम की। उनको हेल्थ चाहिए, एजुकेशन चाहिए, कपड़ा रोटी चाहिए। अगर यही मकान उनको नहीं मिल रहा, हमारा नारा क्या था? यही था, इसी के ऊपर पाकिस्तान कायम हुआ था। आज़ादी चाहते हैं ना, तो आज़ादी किस बात की? और लास्ट में ये बता दें, अगर आप थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं, जो हमारे पास कश्मीर है उसका कंपैरिजन किया जाए जो इंडिया के पास कश्मीर है उसके साथ, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, वहाँ पे इकॉनमी के जो उनका जीडीपी है वो देख लें। इसके अलावा वहाँ पे रेलवे ट्रैक्स बिछ रहे हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी मीटिंग्स, G20 की मीटिंग होने जा रही है, वहाँ पे डैम्स बन रहे हैं। तो हम कहते हैं जी वो तो जुल्म कर रहे हैं।
अगर मैं ऐसी बात करूँगा ना मीडिया पे शायद बात आके निकल जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कहता कि इसके ऊपर हमें, मेरा ख्याल कहता है कि बात करनी चाहिए। क्योंकि आप मेरे से शायद ज़्यादा इस मामला को जानते हैं, मीडिया मामला, क्योंकि आपने हाँ जी। आपने बात नहीं भी की, फिर भी देखने वाले बहुत समझदार हैं, वो समझ चुके होंगे कि आप क्या कहने चाह रहे हैं कि जो हमें बोलने से रोका जाता है। पाकिस्तान अभी उस तरह जिस तरह इंडिया आईटी पे बहुत आगे है, तो पाकिस्तान पीछे, आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए वो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो आईटी की, वो सऊदीया की ऑयल एक्सपोर्ट से बढ़ चुकी है। और वो मतलब उसने बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो किया एंड देयर द रीजंस बिहाइंड इट। क्योंकि अगर आप इंडिया को देखें ना, तो इंडिया के अंदर आईटी के अंदर पूरा इकोसिस्टम डेवलप हुआ, जो अब आके समहाउ पाकिस्तान में ई कॉमर्स के अंदर इन वन वे अनदर जो है डेवलप हो रहा है। सो पाकिस्तान के अंदर कुछ चैलेंजेस हैं। सारी सिचुएशन जो आपने मेंशन की है, पाकिस्तान में स्टार्टअप्स का स्कोप क्या है, फ्यूचर क्या है? फिर मतलब इंडिया में तो हम देख रहे थे वहां पे जो एक अरब डॉलर का स्टार्टअप आ रहा है वहां पे, ठीक है, यूनिकॉर्न जिन्हें आप कहते हैं, एक अरब डॉलर का ऑर्डर मैं देख रहा था रिसेंटली, कोई $332 बिलियन इन टर्म्स ऑफ यूनिकॉर्न इन्वेस्टमेंट आई है। और मेरे ख्याल है दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है इन टर्म्स ऑफ यूनिकॉर्न आफ्टर यूएस, चाइना एंड देन इंडिया। तो आप पाकिस्तान में क्या देखते हैं स्टार्टअप्स का फ्यूचर, जो आपने फैक्टर्स बताए हैं इसकी शक्ल में, एंड देन द फ्यूचर आउटलुक क्या स्टेट की? अच्छा, वो चीमा साहब, हमें ना वो आईटी के इकोसिस्टम को अलग अंडरस्टैंड करना है, कॉमर्स के इकोसिस्टम को अलग अंडरस्टैंड करना है, और फिर स्टार्टअप के इकोसिस्टम को अलग अंडरस्टैंड करना है। अगर आप मौका दें तो मैं तीनों को जो है ना वो लेता हुआ चला जाता हूँ। पहले बात कर लेते हैं बेशक स्टार्टअप से, स्टार्टअप इकोसिस्टम से। देखिए, अगर इंडिया में हुआ है ना ये जो पहला यूनिकॉर्न बन रहा है, तो वो पहले 4-5 साल पहले बना है, और अब देखें कि उसके बाद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है। पहले इंडिया में भी नहीं थे। लेकिन वो जो आपके पास जो स्टार्टअप्स बनते हैं ना, ऐसे स्टार्टअप जो यूनिकॉर्न बने, उनसे पहले एक सीडिंग ग्राउंड तैयार होता है। वो जो ब्रीडिंग ग्राउंड तैयार होता है, उसके ऊपर छोटी एसएमईज डेवलप होती हैं, और उन एसएमईज की वजह से एक नेटवर्क एसएमईज का डेवलप होता है, और उसके अंदर से फिर ये पॉसिबिलिटीज निकलती हैं कि इनमें से कोई यूनिकॉर्न निकल सकता है या नहीं निकल सकता। वरना अगर ऐसा ना होता तो शायद आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले कोई एक यूनिकॉर्न निकल रहा होता। तो पहले वो इकोसिस्टम डेवलप होता है। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली आई विल नॉट क्रिटिसाइज, दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, लेकिन हमारे पास 3 किस्म के इंक्यूबेशन नेटवर्क्स आए। पहला NIC आया, जिसको इग्नाइट ने फंडिंग दी, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर। दूसरा जो आया वो टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर्स आए, जिनको ये प्लान 9, ये KPITB ने या PITB ने या इन्होंने फंडिंग्स दी। और जो तीसरा था वो बिग्स था, बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स, जिनको HEC ने फंडिंग्स दी। इसके अलावा बहुत लिमिटेड जो हैं वो प्राइवेट इंक्यूबेशन सेंटर्स जो हैं वो आए।